Hello everyone, welcome to our channel, and today we are continuing the series of that is Inside IS Current Affair monthly compilation of August 2020. I have already uploaded the video regarding this where we covered the GS1 portion, okay, entire GS1 portion we have completed, and some part of a GS2 are also been completed. So the remaining portion that we are going to discuss today, let's start that page. Starting with the news that is a पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. सो रिसेंट कंटेक्स्ट न्यूज़ का ऐसा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने फेसबुक को समन किया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक यूएस की फर्म है, उन्होंने अब कुछ जो बीजेपी पॉलिटिशियंस हैं उन पे जो हेट स्पीच नहीं लगाया है, ऐसा उन्होंने कहा है. और उनका मानना ऐसा है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनका मानना ऐसा है कि उन्होंने मिसयूज़ किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का. ठीक है, अभी हम जानते हैं कि व्हाट आर द पार्लियामेंट्री कमेटी. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? अ कमिटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड विच वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ स्पीकर एंड प्रेजेंट इट रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर एंड द सेक्रेटेरिएट. ठीक है, तो ऐसी कमेटी जो इलेक्ट की जाती है, ठीक है, या अपॉइंट की जाती है, और वी कैन से दैट इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, एंड जो कमिटीज़ है वो वर्क करती है इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पीकर. तो जो भी डायरेक्शंस देते हैं स्पीकर, उस पर वो वर्क करती है. ठीक है, और जो भी रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, जो कमेटी ने फॉर्म किए, ठीक है, तो वो सारे रिपोर्ट्स जो होती हैं वो सबमिट कर दे टूवर्ड द स्पीकर और टू द सेक्रेटरी. अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटी, अभी कमेटी के कौन से टाइप है, तो सबसे पहला है स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है, जो स्टैंडिंग कमेटी मेन उनका क्या एम है कि देयर एग्जिस्टेंस इज़ अनइरप्टेड एंड यूजुअली रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द एनुअल बेसिस. ठीक है, तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो जो एनुअल बेसिस पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, और जो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टैंडिंग कमेटी है, सॉरी, जो स्टैंडिंग कमेटी है वो डिवाइडेड है फर्दर इनटू फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, एंड द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है, ये दो टाइप पे स्टैंडिंग कमेटी का डिविडेशन है. तो अभी फाइनेंशियल कमेटी क्या होती है, आर कंसिडर टू बी द पर्टिकुलरली पावरफुल, क्योंकि फाइनेंशियल कमेटी को ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है. उसमें तीन कमेटीज़ आते हैं, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी एंड द कमेटी ऑफ अंडरटेकिंग. ठीक है, ये तीन कमेटीज़ आते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड द कमेटी ऑन अ पब्लिक अंडरटेकन. अभी सेकेंड टाइप की जो कमेटी होती है वो है सिलेक्ट कमेटी. अभी सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली वो जो सिलेक्ट कमेटी है उसका फॉर्मेशन होता है टू डिस्कस और टू रिकमेंडेड और टू वी कैन से दैट कि जो भी इशू होते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर बिल, उसके रिलेटेड जो है सिलेक्ट कमेटी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अभी कंपोजिशन ऑफ अ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. अब अगर हम कंपोजिशन देखें तो अंटिल लोकसभा 13, ठीक है, लोकसभा 13 लोकसभा जो थी तब कहा क्या था कि जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी थी वहाँ पे 45 मेंबर्स थे. ठीक है, उनमें से 30 नॉमिनेटेड रहते थे फ्रॉम लोकसभा एंड 15 जो रहते थे वो फ्रॉम राज्यसभा. बट बाद में क्या, उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया गया और इस कमेटी में 31 मेंबर्स रहते गए. ठीक है, जिसमें से 21 लोकसभा के और 10 जो है वो राज्यसभा के, और वो सब जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द लोकसभा स्पीकर एंड द राज्यसभा के चेयरमैन के अकॉर्डिंग उनका नॉमिनेशन होता है. और ये अपॉइंट किए जाते हैं, मैक्सिमम उनका पीरियड होता है वो 1 ईयर. ठीक है, अभी देखा जाए कि कंपोजिशन क्या होता है फाइनेंशियल कमेटी. जैसे मैंने बताया कि जो कमिटीज़ होते हैं उसमें फाइनेंशियल कमेटी भी एक होती है. ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स आते हैं. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल कमेटी है वो एस्टीमेट कमेटी जो है वो मोस्टली 30 मेंबर्स होती है, और सभी जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं. और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, दे हैव अ 22 मेंबर्स. ठीक है, पावर्स देखे जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो पावर्स है उनको कहाँ से मिली है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 105. ठीक है, तो आर्टिकल 105 से जो पार्लियामेंट्री कमेटी को पावर्स मिली है. ठीक है, 105 ऑन प्रिविलेज ऑफ अ पार्लियामेंट्री मेंबर एंड
आर्टिकल 118, ठीक है, 118 से क्या है, ऑन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेशन देयर इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118। अभी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो कमिटी रिपोर्ट्स आर यूजुअली एग्जॉस्टिव एंड प्रोवाइड ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस, ठीक है। जो भी रिपोर्ट ये कमेटी प्रेजेंट करती है तो मोस्ट ऑफ द जो मैटर रहते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द गवर्नेंस, ठीक है। बिल रिलेटेड अगर कोई स्पेशल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ तो वो भी जो बिल है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाके एक वैल्यू एडिशन उस बिल को करती है, ठीक है। और हाउएवर पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, पर ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि पार्लियामेंट को उन्होंने दी हुई रिकमेंडेशन को फॉलो ही करना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में उनके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया है कि जो लॉयर है प्रशांत भूषण, ही इज़ गिल्टी ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, पूरी जो डिटेल है मैंने जो इनसाइड की कंप्लीट कंपाइलेशन है, ठीक है, इसमें भी मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये सारा जो डिस्कशन है मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी ये न्यूज़ क्या है बस हम उतना देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके पास पे जानना हो तो आप जो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रेफ़र कर देना, ठीक है। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है इस पे इन पे क्यों लगा था, ठीक है। तो जो प्रशांत भूषण थे उन्होंने ट्वीट किया था, जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, शरद बोबडे, उन पे एक ट्वीट किया था कि वाइल ही वॉज सीटिंग इन अ मोटरसाइकिल, ठीक है। जो मोटरसाइकिल पे उन्होंने एक बैठ के पिक डाली थी, ठीक है, एक फ़ोटो डाला था, उस पर उन्होंने कमेंट किया था, जिसके वजह से उनको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगाया है, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो रोल है, ठीक है, लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उन पे भी कुछ उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आता है, इसलिए उन्होंने डाल दिया था, ठीक है। उनको इसलिए उन पे ये केस चल रहा है, ठीक है। व्हाट वॉज द रैशनल बिहाइंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक, अभी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक जो लगाया गया है प्रशांत भूषण के केस में, उसका मतलब इसके पीछे एक रैशनल बिहाइंड दिस वर्डिक, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस वर्डिक, द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। इट मे बी बेटर इन एनी केस फॉर द जुडिशरी टू एडॉप्ट अ मैंगोमियसली charitable attitude even when uncharitable and unfair criticism of its operation is made out of a bona fide concern of improvement, ठीक है। देखो जुडिशरी के केस में ऐसा होता है कि इवन इफ़ दे हैव फेस एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म हो या कुछ भी हो, फिर भी उनको जो ये सब बातों को कंसर्न करके ही जो भी डिसीज़न है, ठीक है, उनको अपनी जो पोजीशन है उसको कंसिडर करके ही उनको जजमेंट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि हाउ एवर वेन देयर अपीयर सम स्कीम एंड डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट रिजल्ट विच हैव द टेंडेंसी ऑफ डैमेजिंग द कॉन्फिडेंस इन अवर जुडिशियल सिस्टम एंड demoralizing the judge of a highest court by making malicious attack those interested in maintaining high standard of a fearless impartial and unbending justice will have to stand firmly, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन या कुछ भी हुआ जो अपनी हायर जो जुडिशरी है उसको कहीं ना कहीं उन पे उनके जो वैल्यूज़ है, ठीक है, उनके हाई स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं वो हार्म करता हो, तो उस टाइम पे जो जस्टिस है या जो भी जज है उनको हमली एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सच अ केस इट इज़ नॉट डेल्ट विथ द रेसिक्यूट डिग्री ऑफ अ फर्मनेस, इट मे अफेक्ट द नेशनल हॉनर एंड प्रेस्टीज इन द कमिट ऑफ अ नेशन, अगर उन्होंने मतलब कुछ वर्डिक नहीं दिया तो उस केस में हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो हॉनर है या प्रेस्टीज है कंट्री का उसमें भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। वाई इज़ द कंटेम्प्ट लॉ सीन एज अ प्रॉब्लमेटिक, अभी कंटेम्प्ट जो लॉ है उसको प्रॉब्लमेटिक क्यों बोला है, तो जज हिमसेल्फ एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर एंड द विक्टिम, ठीक है। तो कंटेम का जो लगता है कंटेम लॉ जब लगता है तो उस केस में क्या होता है, तो जज है तो जज खुद ही प्रोसिक्यूटर बनता है और उसी टाइम पे खुद ही विक्टिम बनता है, ठीक है। एंड स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन ऑफ अ गिल्टी रादर देन अ इनोसेंट, ठीक है। तो इसके वजह से इट स्टार्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज़ अ गिल्टी रादर देन अ इनोसेंस, ठीक है। इसके वजह से जो है जो कंटेम की प्रोसीडिंग है उसको कॉशी क्रिमिनल एंड समरी इन नेचर ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी
अदर डेमोक्रेसी डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ कंटेम। अभी कौन सी बाकी जो डेमोक्रेसी है वो कंटेम की कोर्ट से डेल्ट करती है, रिलेट करती है। तो द ब्रिटिश जज ऑफन टेक नो नोटिस ऑफ अ पर्सनल इंसल्ट इन अल्टर विदाउट मैलिफिक। ठीक है, तो जो ब्रिटिश जजेस है, अगर किसी ने पर्सनल इंटरेस्ट किया, पर अगर वो एक मैलिफाइड इंटेंशन से नहीं था, तो उसको वो कंसिडर नहीं करते एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, यूएस और कनाडा पनिश द पीपल फॉर कंटेम्प्ट ओनली व्हेन देयर इज इंटीमेट और क्लियर डेंजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इफेक्ट कर रहा हो, तभी जो यूएस और कनाडा में है पनिश किया जाता है उस पर्सन को फॉर हिज कंटेम्प्ट। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग। तो रिसेंटली क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, तो उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज ए न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो उसको हम बोलते हैं कैग। अभी कैग क्या होता है, तो कैग इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है ऑफ अ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, इन द चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कैग जो होता है वो मेंशन किया गया इन अंडर द आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, वो हेड होता है इन द इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन अकाउंट और ऑडिट को हैंडल करता है। ठीक है, ही इज़ अ गार्डियन ऑफ अ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ बोथ कंट्री एट अ स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। तो ठीक है, जो पब्लिक पर्स, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक का जो अकाउंट मतलब पब्लिक में जो पर्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी मनी होता है उस सब की जो गार्डियन का रोल प्ले करता है बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट लेवल कैग। ठीक है, His duty is to uphold the Constitution of India and the law of a parliament in the field of a financial administration। तो जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पर्पज़ है, ठीक है, तो इसकी जो कैग होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो सबको हैंडल करे। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो जो कैग की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट थ्रू की जाती है। ठीक है, एंड जो ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं अप टू 6 ईयर और अप टू 65 एज, विच इज़ द अर्लीस्ट वन। ठीक है, इस तरीके से कैग की अपॉइंटमेंट होती है। अभी ड्यूटीज़ क्या है, तो जो भी ऑडिट होते हैं, ठीक है, ही यूज टू ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर, दैट इज़ मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, ठीक है, उस जो स्टेट और यूटीज़ हो, इन सारे का जो एक्सपेंडिचर है उनको ऑडिट करने का काम करता है कैग। अभी सेकेंड इनकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, जो भी कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से जो भी फंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, इनका भी हैंडलिंग जो है वो भी जो है कैग करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स के प्रॉब्लम्स हो, उसके साथ साथ सब्सिडरी अकाउंट्स है, ठीक है, केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इन सब का भी ऑडिट जो है वो भी कैग करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, जो रिसिप्ट होते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं ऑफ ऑल द बॉडीज़ एंड अथॉरिटी, ठीक है, इन केस ऑफ अ स्टेट रेवेन्यू हो या सेंट्रल का रेवेन्यू हो, इन सारा का भी जो ऑडिट का रिलेटेड जो वर्क होता है वो भी कैग करता है। ठीक है, ही असर्टन्स द सर्टिफाई द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी एंड ही सर्टिफिकेट इज़ फाइनल ऑन दैट मैटर। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेशन रिलेटेड मैटर हो किसी भी केस का रिलेटेड टू द टैक्स एंड ड्यूटी, तो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कैग का, उसी को हम फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो भी रिपोर्ट सबमिटेड किए जाते हैं, ठीक है, ही यूज टू सबमिटेड द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट्स है रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ अ सेंटर एंड द स्टेट टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नर, ठीक, इन दोनों को वो सबमिट करता है। ठीक है, ही सबमिट द 3 ऑडिट रिपोर्ट। अभी कौन से ऑडिट रिपोर्ट वो सबमिट करता है टू द प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले है, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 जो रिपोर्ट्स हैं जो कैग है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। कैग एंड पैग, ठीक है, तो ही एक्ट एज अ गार्डियन, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ अ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो कैग है, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है पार्लियामेंट की, उसका हम बोल सकते हैं एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गार्डियन की तरह वो रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, विच अश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कैग। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या दी है कैग को, जो उसको इंडिपेंडेंस करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, कौन से इंडिपेंडेंस फीचर्स हैं रिलेटेड टू द कैग, तो सबसे पहले है उनके सिक्योरिटी ऑफ अ टेन्योर, ठीक है, उनको जो सिक्योरिटी दी है टेन्योर की वो, ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि 6 ईयर उनका टाइम पीरियड होता है और अनटिल द एज ऑफ 65, विच वन इज़ अ अर्लीस्ट। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि उनकी एक सिक्योरिटी रहती है टेन्योर का। ठीक है, और ही कैन रिम्यूड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो रिम्यू कर सकते हैं प्रेसिडेंट ही कैन रिम्यू द कैग ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद ही प्रेसिडेंट कैग को रिमूव कर सकता है, ठीक है। वाइल जो कैग होता है, वाइल ही वो इज़ होल्डिंग द पोस्ट, ठीक है, तब उस टाइम पे ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिसेस, ठीक है। तो बाकी जो ऑफिसेस होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो होते हैं उनको वो होल्ड नहीं कर सकता। ही सैलरी जो होती है, ठीक है, सैलरीज एंड द अदर सर्विसेज कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जो कैग की सैलरी होती है वो डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो सैलरी होती है वो इक्वल टू होती है जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। नाइदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट इन रिस्पेक्ट टू द लीव ऑफ अब्सेंस, पेंशन और एनी और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी अल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो जो सैलरी रिलेटेड हो या कोई भी उसके राइट्स जो हो वो अल्टर नहीं हो सकते आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है इन द कैग ऑफिस इंक्लूडिंग हिज सैलरीज, अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ अ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस जो है वो चार्ज किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ अ पार्लियामेंट। और एक बात ध्यान में रखिए, जो कैग होता है वो पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता, ठीक है। और जो उनके रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कैग के बारे में जान लिया। द नेक्स्ट वन इज़ प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज ए यूपीएससी चेयरमैन, ठीक है। तो जो प्रदीप कुमार जोशी है उनको चेयरमैन घोषित कर दिया है यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अभी जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी की या और जो ऑफिस मेंबर्स हैं उनको दी जाती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 361, ठीक है। यूपीएससी या जो भी अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स होते हैं ऑफिस के वो डील करते हैं विद द आर्टिकल 361, सॉरी 316, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। इट इज़ 316। और जो चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन शाल बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ अ यूनियन कमीशन और द जॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है उनका अपॉइंटमेंट, एंड अगर इन केस में स्टेट कमीशन हो तो उसका गवर्नर करता है, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अगर टर्म्स देखे जाए तो कितने साल के लिए वो अपने जो ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं, तो मिनिमम उनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर तक होता है, ठीक है। और अनटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है, जो अर्लीस्ट होता है वो, ठीक है। अभी री अपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन है, ठीक है, जो पर्सन होल्ड करता है, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उनका जब टर्म एक्सपायर हो जाता है उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस, ठीक है। एंड जो चेयरमैन होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस का हो, ही शाल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो वो एलिजिबल होता है कि वो जो यूपीएससी होता है उसके जो चेयरमैनशिप के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। अगर आर्टिकल 317 देखा जाए तो वो डील करता है रिमूवल एंड द सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जो रिमूवल होता है, सस्पेंशन होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का, उससे डील करता है आर्टिकल 317, ठीक है। एंड जो भी मेंबर हो वो रिमूव हो सकता है इनके ऑफिस से, ठीक है, ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अ मिसबिहेवियर, ठीक है। जो मिसबिहेवियर अगर किसी ने किया तो उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरिंग बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जब आफ्टर द मतलब जब सुप्रीम कोर्ट उनको बता देता है, ठीक है, उसके बाद। अभी नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ अ मिसबिहेवियर। अभी इफ़ द चेयरमैन ऑफ एनी पब और सॉरी एनी अदर मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इज और बिकम इन एनी वे कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of state or participate in any way of a profit thereafter or in benefit or enrollment arising therefrom, otherwise that was a member and in common with the other member of incorporated company, he shall be purposed of a clause 1 to deem to be a guilty ऑफ अ मिसबिहेवियर, ठीक है। अगर कोई भी जो पर्सन होता है या चेयरमैन होता है, अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर साइन करता है, ठीक है, अगर कुछ भी मिसबिहेवियर उनका होता है तो उस टाइम पे उनको एज ए गिल्टी करके कंसिडर किया जाता है और ही कैन रिमूव इन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो आर्टिकल है 324 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 2, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट किया है राजीव कुमार, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, एज ए इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि इलेक्शनल कमीशन क्या होता है। तो अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, इस आर्टिकल के अंडर में होता है जो इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड for the conduct of election of a parliament, state legislation and the office of a president and vice president। ठीक है, तो 324 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमीशन का मेन रोल होता है कि वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस हो या रिलेटेड टू द एनी मैटर, जैसे इलेक्शन हो पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, या कोई भी ऑफिस का जो इलेक्शन है जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इन सब से डील करता है आर्टिकल 324। कंपोजिशन देखा जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो मेन होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड उनके साथ उनको असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज अ प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट फिक्स कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो सारा प्रेसिडेंट ही देखता है। ठीक है, प्रेसिडेंट थ्रू ही किए जाते हैं। एंड उसके साथ साथ जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, दे यूज टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शनर कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ अ इलेक्शन कमीशन। तो जो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, दे यूज टू अपॉइंट, जो मेन होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो अपॉइंट कर दे एज अ चेयरमैन ऑफ अ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि ही कैन अपॉइंट, ठीक है, ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन एंड विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन के कंसल्ट करने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो बाकी जो नेसेसरी स्टेप्स है रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को इलेक्शन के या मेंबरशिप के लिए वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ईसी दैट इज इलेक्शन कमीशन वर्सेस इलेक्शन कमीशन। ठीक है, दो द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाउएवर हिज पावर आर इक्वल टू द अदर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं नॉर्मल और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उन सबकी जो पावर होती है वो सेम होती है। ठीक है, ऑल द मैटर इन द कमीशन आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। ठीक है, जो भी मैटर डिसाइड होता है वो सारा मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अभी टेन्योर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और बाकी सारे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका तो वो होता है 6 ईयर तक और द एज ऑफ अ 65, विच वन इज़ द अर्लीस्ट वन। ठीक है, अभी रिमूवल देखा जाए तो दे कैन रिज़ाइन एनी टाइम। ठीक है, वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं और दे कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। ठीक है, उनका टेन्योर खत्म होने के पहले भी वो रिमूव हो सकते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव हो सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर। ठीक है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस बेसिस पे रिमूव किया जाता है उसी सेम बेसिस पे जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होता है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ लोक आयुक्त। अभी लोक आयुक्त रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने इशू किया एक अपील जो फाइल्ड हुई बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर अ डायरेक्शन टू इट्स लोक आयुक्त टू सीज एक्सरसाइजिंग हिज पावर एंड फंक्शन एंड ट्रांसफर ऑल हिज वर्क टू द ऊपर लोक आयुक्त। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ नागालैंड है उन्होंने एक अपील फाइल की है कि जो भी लोक आयुक्त के वर्क है, ठीक है, उसके सीज करना चाहिए यानी उसकी जो पावर है और उसके जो फंक्शंस है वो जो उप लोक आयुक्त को सबमिट करना चाहिए। तो इशू क्या है, द पेंशन बाय द द petition by the state asks the court to use its extraordinary rule under the article 142 of a constitution to preserve the institutional integrity of lok ayut and ensure that a fit, proper and competent person occupy the ऑफिस ऑफ अ लोक आयुक्त। ठीक है, तो लोक आयुक्त का ये जो पोजीशन है, ठीक है, उसके इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो स्टेट कोर्ट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 142 को यूज़ करके जो पावर्स हैं लोक आयुक्त के वो उप लोक आयुक्त को ट्रांसफ़र करने का पिटीशन साइन किया है
फाइल किया है स्टेट ऑफ नागालैंड ने। अभी लोक आयुक्त क्या होता है, तो लोक आयुक्त जो है वो एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ठीक है। उसको ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट इन द ऑफ अ पब्लिक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, इट इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ अ करप्शन and maladministration against public servant and it tasks with speedily redressal of a public grievance, ठीक है। तो जो भी करप्शन रिलेटेड या माल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, उन सब का जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो किया जाता है बाय द लोक आयोग, ठीक है। अभी और उनके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देखा जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी, जो हेडेड बाय द लेट मोरारजी देसाई इन 1966 रिकमेंड द सेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक आयोग, ठीक है। तो 1966 में जो एआरसी थी, ठीक है, जो हेड की गई थी मोरारजी देसाई से, उन्होंने ही जो फर्स्ट रिकमेंड किया था कि लोक आयोग का जो है सेटलमेंट होना चाहिए, या मतलब वो इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो लोकपाल एंड लोक आयुक्त जो बिल था 2013, ठीक है, जिसको हम लोकपाल बिल बोलते हैं, ठीक है, मोस्टली वो पास हुआ था 2013 में, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोक आयुक्त, तो ठीक है, इसी बिल के बाद ही अपॉइंटमेंट जो लोक आयुक्त का वो फॉर्मेशन हुआ, जो इन्वेस्टिगेट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा जो भी एलिगेशन है या जो भी ग्रीवियंस है रिलेटेड टू द कंडक्ट इन द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश द लोकपाल एट द सेंटर, तो एट द सेंटर में क्या हुआ, एक मतलब सेंटर में लोकपाल रहेगा, ठीक है। हु इज़ अपॉइंटेड एज अ लोक आयुक्त, अभी लोक आयुक्त किसको अपॉइंट किया जाता है, तो जो भी फॉर्मर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होता है, उसको एक फिक्स टेन्योर के लिए लोक आयुक्त करके हम अपॉइंट करते हैं। अभी सिलेक्शन ऑफ लोक आयुक्त कौन करता है, अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस है लोक आयुक्त का, उसको कैसे करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर है वो सिलेक्ट करता है लोक आयुक्त, किसको कंसल्ट करके, जो चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उसके साथ जो स्पीकर होता है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इनके बाद इनका कंसल्ट करने के बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को लोक आयुक्त करके सिलेक्ट करता है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट जो है बाद में फर्दर मेड बाय द गवर्नर। वंस अपॉइंटेड लोक आयुक्त कैन नॉट बी डिसमिसल और ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द पासिंग द इम्पीचमेंट मोशन एट द स्टेट असेंबली, ठीक है। जो इनिशियली एक जो पर्सन है अगर लोक आयुक्त करके अपॉइंट हो गया तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, अगर हमको उसको रिमूव करना है तो हमें जो स्टेट असेंबली है उसमें इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी जो पोस्ट है उससे हम उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल, तो जो के वेणुगोपाल हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ टोल्ड द सेंटर दैट इट मस्ट कंपनसेट स्टेट फुल फॉर द लॉस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग द कोविड और कोरोना वायरस इंड्यूस लॉकडाउन, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है ऑफ इंडिया, उन्होंने सेंटर को कहा है कि इट मस्ट कंपनसेट, स्टेट्स को जो है कंपनसेट करना चाहिए, ठीक है, जो भी लॉस हुए हैं जीएसटी में, ठीक है, रेवेन्यू में ड्यूरिंग द कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उस टाइम पे, ठीक है। अभी अटॉर्नी जनरल के बारे में जानते हैं, तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इट is a central government chief legal advisory and it's primarily lawyer in the Supreme Court of India, तो वो जो पोस्ट होती है, ठीक है, उस पोस्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चीफ लीगल एडवाइजरी होता है, और जो पोस्ट होती है वो प्राइमरली एक लॉयर होता है ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है अटॉर्नी जनरल। अपॉइंटमेंट और उनकी एलिजिबिलिटी देखा जाए तो ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 1, ठीक है। एंड अभी कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू अपॉइंट एज अटॉर्नी जनरल ही मस्ट क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो जो पर्सन है ही शुड बी और शी शुड बी द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड ही और शी शुड बी अ इंडियन सिटीज़न। अलॉन्ग विद दिस 5 ईयर उनको कंप्लीट होनी चाहिए हाई कोर्ट में ऑफ एनी इंडियन स्टेट एज अ जज, ठीक है, और 10 ईयर हाई कोर्ट में एडवोकेट की पोस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है। ही मे बी इमिनेंट जूरिस्ट टू इन द आइज ऑफ अ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो जो पर्सन है वो एक इमिनेंट जूरिस्ट भी होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। अभी पावर एंड फंक्शंस के बारे में देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल होता है इज़ नेसेसरी फॉर गिविंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन लीगल मैटर रेफर टू हिम। तो जो भी मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लेके जाते हैं, उनके पास लेके जाते हैं, तो वो सारे मैटर्स को एडवाइस देने के लिए अटॉर्नी जनरल मतलब उनका काम होता है। एंड अदर जो लीगल ड्यूटीज़ हैं असाइन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारे जो परफॉर्म करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के पास राइट्स होते हैं ऑफ ऑल ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन इंडिया एज वेल एज राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो प्रोसीडिंग जो होती है पार्लियामेंट्री उसमें भी शामिल हो सकते हैं, बट उनको राइट नहीं रहता है वोट का। और ही कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द बिहेफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द केसेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ भी जो केसेस हो, ठीक है, तो उन सारे केसेस को हैंडल भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ही ऑल्सो रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी जो मैटर हो जो अगर प्रेसिडेंट ने उनको कहा हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते टू द सुप्रीम कोर्ट, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 143 के अकॉर्डिंग। तो अटॉर्नी जनरल होते हैं कैन एक्सेप्ट ब्रीफ बट कैन नॉट अपीयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी अपीयर नहीं हो सकते। ही कैन नॉट डिफाइन एज अक्यूज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड एक्सेप्ट द डिक्टेटरशिप इट इज़ डायरेक्टरशिप ऑफ अ कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट। तो ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो कभी कैन नॉट डिफाइन एज अक्यूज इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। एंड वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं एंड एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप, ठीक है, कोई भी डायरेक्टरशिप जो है किसी भी कंपनी का एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय द 2 सॉलिसिटरी जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटरी जनरल, ठीक है, इनको असिस्ट करने के लिए रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दैट इज़ JNU हैज़ रिसीव, तो उन्होंने फ़ंड रिसीव किया है दैट इज़ ऑफ 455.02 करोड़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है, हॉस्टल रिसर्च सेंटर। किसके तरफ से फंड दिया है, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दैट इज़ MHRD मिनिस्ट्री हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी क्या है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये इनकॉर्पोरेटेड हुए थे ऑन 31 मई 2017 को। एक जॉइंट वेंचर है ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो कैनरा बैंक है, इन तीनों का जो जॉइंट वेंचर है दैट इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, ठीक है। अगर इनका शेयर देखा जाए तो 90.91 एंड 9.09 जो पर्टिकुलर जो रेशियो है इनका शेयर का वैसा है, ठीक है। जो हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी है वो रजिस्टर है कंपनी एक्ट 2013 से एंड इट इज़ एक्ट एज अ नॉन डिपॉजिट बैंकिंग NBFC, ठीक है, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो NBFC की तरह भी ये एक्ट करती है, ठीक है। अभी विजन देखा जाए तो इनेबल इंडियन प्राइमर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू एक्सेल एंड रीच द टॉप इन द ग्लोबल रैंकिंग बाय फाइनेंशियल बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग R&D इंफ्रा, ठीक है। तो जो भी इंडिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको एक टॉप ग्लोबल रैंकिंग तक लेके जाना, उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल बिल्डिंग है और इन सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ठीक है। उसके साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करने का जो काम है या एक विजन है इन हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी का, ठीक है। फंक्शंस देखा जाए तो है कि वो मोबालाइजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट बाय वी ऑफ इक्विटी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंड बाय इशू ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होता है जो एजेंसी करती है बाय इशूइंग द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड इशू करके किया जाता है। एंड इनका मेन जो एम है ऑल्सो इंक्लूड दैट कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इनके थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। ये इंकरेज करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग R&D फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड चैनलाइज SCR कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कंपनीज एंड डोनेशन ऑफ अ वेरियस स्कीम, ठीक है।
जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी कंपनीज़ या जो भी डोनेशन थ्रू मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं अगर अपलिफ्ट करने के लिए यूज़ हो रहा हो हायर एजुकेशन को, तो भी इस पे भी जो काम है वो जो जो एजुकेशन रिलेटेड जो HEFA है वो वर्क करती है। ठीक है, अभी इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, जो भी फंडिंग मिलती है अंडर द HEFA, ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी, तो विल रिप्लेस द करंट ग्रैंड असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन प्राइमर विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और जो भी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सेटअप द फंड रेफर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग द देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम HEFA। ठीक है, राइज 2020, तो रिविटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, राइज दैट इज़ 2020 एक मेजर इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया इन 18-19 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उस जो इनिशिएटिव है, इसमें जो हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी है, स्कोप अंडर द राइज हैज़ बीन ग्रेटली एक्सपांड फ्रॉम इनिशियल ऑब्जेक्टिव फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड टू सिलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो इनिशिएटिव था, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो अभी एक्सटेंड किया गया है अप टू 20,000 करोड़। ठीक है, एंड इट प्रपोज टू एसिलरेट द इन्वेस्टमेंट इन दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इन सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज़ या एसिलरेट करने का भी मेन है इन द राइज 2020। नेक्स्ट इज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ठीक है, तो 33 फाउंडेशन डे था ऑफ अ ट्राइफेड जो ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त 2020 को। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, ठीक है, जो मैंडेट करती है टू ब्रिंग जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ ट्राइबल्स, ठीक है, जो भी ट्राइबल्स हैं उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड जो वर्क है वो की जाती है, ठीक है, बाय द ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ट्रेड रहता है, ठीक है, किसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टीवेशन बाय देम। ठीक है, जो माइनर प्रोड्यूस का कल्टीवेशन होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके साथ जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, इन सब का भी जो हैंडलिंग है या इन सब का भी जो केसेस है, मैटर्स है, वो भी ट्राइफेड देखता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अभी इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये प्ले करते एक डुअल रोल, ठीक है, बोथ एज अ मार्केट डेवलपर बोल सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, फॉर एम्पावरिंग द जो ट्राइबल्स है उनको किससे एक नॉलेज हो, टूल्स बेस हो या न्यू जो साइंटिफिक मैटर्स हो, ठीक है, इन सब का जो नॉलेज है, ठीक है, इन सबको जो ट्राइबल्स जो है उनको एम्पावर करती है, बोथ इन केस ऑफ अ मार्केट डेवलपर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये पहला उनका फंक्शन है। सेकंड क्या है? ये इन्वॉल्व है, ठीक है, इट इन्वॉल्व एक्टिवली इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ ट्राइबल पीपल थ्रू सेंसेशनाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल्स को भी हेल्प करती है इन केस ऑफ अ जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन हो या कुछ भी कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड प्रोग्राम हो, तो ये कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पीपल को मतलब मिलने चाहिए, इनका भी ये ध्यान रखती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो असीज देम इन एक्सप्लोरिंग एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू मार्केट एंड डेवलप प्रोडक्ट इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल रही हो ट्राइबल्स पीपल को कि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, तो इन सारा का भी असिस्टेंस है। ठीक है, इस रिलेटेड भी जो ट्राइफेड है वो वर्क करती है। अभी रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए थे उन्होंने? लॉन्च किया था वन धन सामाजिक दूरी जागृति अभियान। ठीक है, ये उन्होंने लॉन्च किया था। तो इसका मेन एम क्या था? ये एजुकेट करते थे ट्राइबल एंगेज इन गैदरिंग NTFP in the forest area, ठीक है, एंड ऑन COVID-19 रिस्पॉन्स की प्रिवेंटिव बिहेवियर लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन, हाइजीनिक टिप। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, ट्राइफेड थ्रू,
तो उनका मेन एम ही ऐसा रहा है कि अभी जो कोविड-19 का केस चल रहा है, तो जो ट्राइबल्स पीपल है उनको भी नॉलेज पता चले, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या होम क्वारंटाइन या हाइजीनिक टिप्स, इस प्रोग्राम थ्रू या इस अभियान थ्रू एजुकेट करने का मेन एम था। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जैसे वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टिव मास्क हो, हाइजीन हो, ठीक है, हाइजीन प्रोडक्ट हो, इन सारा का भी जो प्रोवाइड करने वाले हैं थ्रू वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, फोकस ऑन रिवैपिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर MFP on enhanced tribal livelihood in case of a testing time and ensure that they will get a benefit of equitable market price of their product। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस होती है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस केस में जो ट्राइबल्स लाइवलीहुड हो उनको प्रॉपरली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो भी उनको मिलने का भी ध्यान दिया है, या उसको भी ज़्यादा फोकस किया है। ट्राईफूड स्कीम एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, वो भी ये जो ट्राइफेड है उन्होंने इनिशिएट किया है। उसके साथ साथ टेक फॉर ट्राइबल, ठीक है, एज इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एम टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू द ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग इनरोल अंडर द प्रधानमंत्री वंधन योजना। तो जो ट्राइबल पीपल्स है उनको प्रधानमंत्री वंधन जो योजना है उसमें एनरोल करने का, उसके साथ साथ जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग अलॉन्ग विद द एंट्रप्रेन्योर स्किल, इन सारों को फोकस करके जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको डेवलप करने का जो इनिशिएटिव है ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लिया है। ठीक है, उसके बाद है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट सेटअप इन कर्नाटका। तो जो प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का सेटअप हुआ है कर्नाटका में, ठीक है, अंडर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल जो प्राइसिंग अथॉरिटी है उन्होंने सेटअप किया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो क्या है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट? तो एक इट इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी and shall function under the direct control and supervision of a state drugs controller of a respective state। ठीक है, तो ये जो प्राइसिंग अथॉरिटी है, ठीक है, प्राइसिंग एंड मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट है, वो रजिस्टर है सोसाइटी में, ठीक है, और उनका मेन फंक्शन है कि अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन में है, जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर रहते हैं ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट के अंडर में आती है, और ये जो फंड है उनका किया जाता है बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी टू उनको फंडेड मिलता है। ठीक है, फंक्शंस देखे जाएं तो फंक्शंस के बारे में अगर देखा जाए तो जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड द स्टेट ड्रग कंट्रोलर इज इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी मेडिसिन हो वो अवेलेबल हो और एसेसिबल हो एक अफोर्डेबल प्राइस में। उसके साथ दे यूज टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, वो भी जो सेमिनार थ्रू या कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्रू उनको दी जाती है, वो भी एक फंक्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्ट द सैम्पल ऑफ अ मेडिसिन, collect and analyze the data and make a report with respect to the availability and overprice of a medicine for taking action under the provision of a drug price control ऑर्डर। ठीक है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन का सैंपल हो या उसके रिलेटेड जो भी डाटा हो उसका भी जो वर्क है, ठीक है, उसका एनालाइजिंग जो वर्क है या कितनी मेडिसिन है, ठीक है, उनकी प्राइसिंग कैसी है, तो इन सारे का भी वर्क्स जो है वो भी इनके फंक्शन में इंक्लूडेड है। विच अदर स्टेट हैज़ PMRU? ठीक है, तो PMRU मतलब अभी हम जैसे प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, तो किस किस स्टेट में है? तो NPA जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर में नेम कंज्यूमर अवेयरनेस एंड पब्लिक एंड प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो ऑलरेडी उन्होंने सेटअप किया है जो 12 स्टेट में, ठीक है, 12 स्टेट एंड UTs में इंक्लूडिंग केरला, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मिजोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इन सारे स्टेट में भी पहले से ही जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग
फॉरगॉट द नेम, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट जो है उसका सेटअप हुआ है। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च। तो जो NIIO है उन्होंने इज़ अ 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंक्लूड है नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल विल ब्रिंग टुगेदर द ट्विन aspect of innovation and indigenization and provide अपेक्स लेवल डायरेक्शन। ठीक है, इनका मेन है एम है कि जो इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है या जो भी डायरेक्टिव्स है वो उनका देखने का जो है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल देखता है। वर्किंग ग्रुप अंडर द एनटैक विल इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी वर्किंग ग्रुप रहेगा वो उस प्रोजेक्ट को जो एनटैक है वो देखेगा। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल हैज़ also been created for induction of emerging डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन एक्सेलरेशन विद अ टाइम फ्रेम। ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसको देखने के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ NIIO। ठीक है, इनके फंक्शन क्या है, इट पुट इन प्लेस डिडेक्ट जो स्ट्रक्चर फ्रॉम द एंड यूज़र टू इंटरेक्ट विथ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री टूवर्ड फॉर fostering innovation and indigenization for self-relief in defense in keeping with the vision of a आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ ऑफ अ नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनका एम है कि जो भी एकेडमिशियन होते हैं या जो भी इंडस्ट्रियल, ठीक है, इन सारे को इंटरेक्शन प्रॉपरली करके उसके साथ साथ जो भी न्यू इनोवेशन है या इंडिजिनाइजेशन है, ठीक है, खुद को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए उन सबको जो प्रॉपरली एक प्लेस में पुट करना या उस पर वर्क करने का जो मेन एम है इसी का है। ठीक है, दैट इज़ अ नेशनल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। बैकग्राउंड देखा जाए तो एक ड्राफ्ट था डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 Invasize a service headquarter, establish an innovation and indigenization organization within the existing resources। तो इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग एक सर्विस हेडक्वार्टर इन्होंने इन्वेसाइज किया है कि एक सर्विस हेडक्वार्टर है जो इस्टेब्लिश करे ये जो पर्टिकुलर सेल है उसको। ठीक है, द नेशनल इंडियन नेवी जो है ऑलरेडी हैज़ अ फंक्शन डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन। इनके पास इंडियन नेवी के पास पहले से ही डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन है एंड द न्यू स्ट्रक्चर क्रिएटेड विल बिल्ड अप द ऑनगोइंग इंडिजिनाइजेशन इनिशिएटिव एज वेल एज अ फोकस ऑन इनोवेशन। ठीक है, ये जो ऑनगोइंग जो स्कीम्स है या जो इंडिजिनाइजेशन इनिशिएटिव है, मतलब इंडिजिनाइजेशन मतलब जो भी इंडिया में बने हैं, ठीक है, वो भी जो इनिशिएटिव्स हैं उन सारे पे भी जो है वर्क करेगा ये नया जो फॉर्मेशन हुआ है NIIO का। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंडक्टेड द एग्ज़ाम ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जो कंडक्ट करेंगी एग्जामिनेशन जो भी होंगे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। इनिशियली ये ऑर्गेनाइज करेंगी सीट, ठीक है, सेट दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम to screen shortlist candidate from group B and C non-technical post which are now being conducted by a staff selection commission, railway recruitment board and institution of a banking personal selection। later on more exam may be brought under this। तो इनिशियली ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे फॉर द ग्रुप B एंड C नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो जो ये कॉमन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो इनिशियली ये जो एग्ज़ाम थी वो काफ़ी सारे डिफरेंट बोर्ड्स थ्रू कंडक्ट की जाती है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया या इंस्टीट्यूशन ऑफ अ बैंकिंग एंड पर्सनल हो गया। ठीक है, तो अभी इन सब की जो एग्ज़ाम होगी वो बस एक ही एग्ज़ाम होंगी। ठीक है, व्हेन एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस एग्ज़ाम को ग्रुप B एंड ग्रुप C की जो एग्ज़ाम है नॉन टेक्निकल की उसके बाद इनिशियली सिर्फ ये लिया जाएगा, उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे एग्ज़ाम इस नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर आएंगे। व्हेन इट वॉज अनाउंस, अभी ये अनाउंस कब किया गया है, तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये अनाउंस की गई है यूनियन बजट में। ठीक है, निर्मला सीतारामन ने ही अनाउंस की है। कंपोजिशन देखा जाए तो हेड करती है एक चेयरमैन रहेगा, ठीक है, जिसका रैंक रहेगा अप टू द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्पेक्टिव उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो इंक्लूड करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, SSC, RBB एंड
दैट इज़ मतलब जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल है वो भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ठीक है, फंक्शन देखा जाए तो एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगी फॉर द वेरियस रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए कॉमन जो एक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या एग्ज़ाम जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही कंडक्ट करेगी। ठीक है, हाउ विल बी द टेस्ट कंडक्ट, अभी टेस्ट कंडक्ट कैसे होंगी, तो मोस्टली जो टेस्ट है वो दो बार होगी ईयर में। ठीक है, टेस्ट विल कंडक्टेड इन 3 लेवल, ग्रेजुएट, हायर ग्रेजुएट, सॉरी हायर सेकेंडरी का, एंड द जो 10th पास है, ठीक है, मेरिट जो है उनके लिए। ठीक है, प्रेजेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो उनको रिप्लेस करने वाली है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से। ठीक है, अदर डिटेल्स देखे जाए तो जो सीट है, ठीक है, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी वैलिड, उनका जो स्कोर रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, और काफ़ी सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे, और किसी को भी नो रेस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है, और उसके साथ साथ इट विल बी सब्जेक्टेड टू द अपर एज लिमिट। ठीक है, उनके साथ पद एक एज लिमिट रहेगी। ठीक है, एक एज लिमिट डिसाइड की जाएंगी, और जो एग्जामिनेशन है वो 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, वाई इज़ अ NRA, अभी NRA की नीड क्यों थी, ठीक है, और चैलेंजेस क्या फेस किए गए स्टूडेंट्स से, ठीक है, या कोई भी एजेंसी से। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि जो भी एस्पिरेंट हो वो उनको डिफरेंट एग्जाम देनी पड़ती है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके वजह से उनको मल्टीपल फीस भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रही तो। ठीक है, और उनको जो एग्ज़ाम देने के लिए भी काफ़ी सारे दूर दूर सेंटर्स में भी जाना पड़ता था, पर इस जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक मेन है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन सेंटर खुलेंगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग टाइम है स्टूडेंट का, उसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स होती है उसको भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। तो जो दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल बेंच है ऑफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हैज़ इनिशिएटेड हियरिंग ऑफ मैटर प्रिटेंडिंग टू रीजनल बेंच थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो भी रीजनल बेंच के जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू सॉल्व किए जाएंगे बाय द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है जो इस्टेब्लिश किया गया था इन 2009 अंडर द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के। ठीक है, ये पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 169 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी एंड द वेरियस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स थी। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के साथ उसके साथ जो 169 लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उनके बेसिस पे ये जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है उसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी पावर्स एंड फंक्शन देखा जाए तो जो भी डिस्प्यूट्स है या कंप्लेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कमीशन हो, अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस इन रिस्पेक्ट टू द पर्सनल सब्जेक्ट। ठीक है, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। तो इनके ये जो 3 एक्ट के अंडर में जो भी कंप्लेंट्स या डिस्प्यूट्स आते हैं उन सबको जो देखने का काम है ये इस ट्रिब्यूनल का है। ठीक है, कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें जुडिशियल मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। तो जुडिशियल मेंबर में जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स देखे जाए तो जो आर्म फोर्स के मेंबर्स होते हैं, जो रिटायर्ड आर्म फोर्स के मेंबर्स होते हैं जिनका रैंक मेजर जनरल, ठीक है, या इक्विवेलेंट रहता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, और मोर जज एडवोकेटेड जनरल ये जो होते हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, हु कैन बी द चेयरमैन, अभी चेयरमैन कौन होता है, द पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ चेयरपर्सन ऑफ अ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल मस्ट हैव बीन आइदर अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है या जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो रिटायर्ड होते हैं वो इसके चेयरमैन या चेयरपर्सन के पोस्ट पे होते हैं। एक्सेप्शनल क्या है, जो पार्लियामेंट्री फोर्स इंक्लूडिंग paramilitary force including Assam Rifles and Coastal Guard are outside the tribunal prejudice। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे कि आसाम राइफल और कोस्टल गार्ड वो इसके ट्रिब्यूनल के अंडर में नहीं आते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोसीडिंग होते हैं क्रिमिनल कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पीनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसको कंसिडर करके जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो वर्क करता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ
आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल मे बी टेक ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी अगर किसी को अपील करना हो, जो भी डिसीजन हो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का जिसको मान्य ना हो, तो उसके रिलेटेड जो केस है वो बस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। ठीक है, आज हमने जितना पार्ट कवर करना था उतना कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आया। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।